हर भारतीय के लिए यह आज़ादी किसी दिव्य स्वप्न से कम नहीं थी। हर कोई काफ़ी खुश था, लेकिन इस खुशी के लिए न जाने ही कितनों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी कुर्बानियां दी और न जाने किस किस तरह की यातनाएं उन्होंने झेली। इस आज़ादी के साथ एक दुखद घटना भी हुई, वो थी बंटवारे की। लेकिन तमाम झंझटों और मुश्किलों के बावजूद हमारा देश आज़ाद हो चुका था। और सुखद बात यही थी कि वो निकल पड़ा था एक नए सफर की ओर, एक आज़ाद भारत की ओर। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। लेकिन स्वाभिमानी और देशभक्त भारतीयों ने तो अपना स्वतंत्रता दिवस 17 साल पहले से मनाना शुरू कर दिया था। जब दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी और जनवरी 1930 के पहले सप्ताह में प्रस्ताव पारित कर 26 जनवरी 1930 को देश भर में पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। तभी से हर साल 26 जनवरी को गांवों, मोहल्लों, शहरों में हजारों लोग छोटे बड़े दल बनाकर ब्रिटिश शासन से भारत की पूर्ण आजादी की प्रतिज्ञा लेते, तिरंगा फहराते और इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे थे। 15 अगस्त 1947 को अनेक ऐसे कारण थे जिनकी वजह से अंग्रेज हमारे देश को छोड़ने के लिए विवश हुए। उसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण था हमारी देश की जनता का जन आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, और संभवतः वह जन आंदोलन पराकाष्ठा पर पहुंच गया था और अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल हो रहा था कि वो देश की बागडोर को लंबे समय तक संभाल कर रखें। दरअसल सदियों के संघर्ष, त्याग और अहिंसक आंदोलन ने 1947 तक आते आते ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटेन भारत को आजाद कर देगा। इसके साथ फरवरी 1947 में भारत के नए वायसराय के रूप में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन की नियुक्ति हुई, जो भारत के आखिरी वायसराय और आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत आने के बाद माउंटबेटन ने अपनी 3 जून 1947 को 3 जून प्लान, जिसे माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है, उसे पेश किया। इसमें देश की आजादी के साथ ही भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात भी कही गई थी। इसके अगले ही दिन 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माउंटबेटन ने ऐलान किया कि अंग्रेज अगस्त 1947 के मध्य तक भारत छोड़ देंगे। माउंटबेटन ने यह भी कहा कि वे 15 अगस्त 1947 को भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप देंगे। माउंटबेटन प्लान को ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में ब्रिटेन की संसद ने जुलाई 1947 में पारित किया। वो जो स्थितियां पैदा हुई जब दिल्ली में आज़ाद हिंद फौज की जो है उन्होंने शुरू किया, तो पूरी की पूरी सेना विद्रोह कर रही थी। नेवल म्यूटिनी उसका एग्जाम्पल है। तो अब उनको रियलाइज़ हो गया कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और इकोनॉमिकली तो वो इतना वीक कर चुके थे, यहाँ से 44.6 ट्रिलियन डॉलर के करीब यहाँ से वो ड्रेन कर चुके थे। तो अब उनको इन्वेस्ट करना पड़ता, और वैसे भी वो विश्व युद्ध में हार चुके थे, उनके पास भी कुछ नहीं था, तो जाना ही था उनको। हालांकि 15 अगस्त की तारीख के चुनाव को लेकर कई बार चर्चा होती है कि माउंटबेटन ने आजादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना। तो 15 अगस्त को आजादी देने का फैसला पूरी तरह से माउंटबेटन का निजी फैसला था। 15 अगस्त के दिन को माउंटबेटन ने इसलिए चुना क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 15 अगस्त 1945 को ही जापानियों ने मित्र राष्ट्रों के आगे आत्मसमर्पण किया था और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। माउंटबेटन का मानना था कि यह दिन उनके लिए खास है और इस तरह उन्होंने भारत को आजाद करने के लिए इस तारीख को चुना। माउंटबेटन के पास पूरा अपॉर्चुनिटी थी कि अगस्त या सितंबर की कोई डेट करे, और जानबूझ करके 15 अगस्त रखी गई अहंकार की वजह से, क्योंकि उस दिन जो है जापान ने सरेंडर किया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है जो नागासाकी और हिरोशिमा पे बम फोड़े गए, तो 15 अगस्त को सरेंडर किया था। तो उनका जो सेकेंड एनिवर्सरी थी उसकी 15 अगस्त, इसलिए किया गया था उसको।
जब भारत की आजादी का दिन 15 अगस्त 1947 तय हो गया, तब यह खबर रेडियो पर प्रसारित की गई। जैसे ही यह खबर रेडियो पर प्रसारित हुई तो एक तरफ जहां पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं दूसरी तरफ ज्योतिषियों ने इसका भारी विरोध किया। उनका मानना था कि ज्योतिष गणना के मुताबिक यह दिन अशुभ और अमंगलकारी था। इसके लिए दूसरी तारीखों का सुझाव भी दिया गया, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े रहे। इन सब के बीच ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकालते हुए 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेजी परंपरा के मुताबिक रात 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू होता है। वहीं हिंदी गणना के अनुसार नए दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होता है। ऐसे में आजादी के जश्न के लिए अभिजीत मुहूर्त को चुना गया, जो रात 11:51 से शुरू होकर 12:39 तक रहने वाला था। और जैसे ही आजादी का वक्त नजदीक आया, आजादी की दीवानी जनता ने आधी रात से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। भारत को आजाद देखने और आजादी के त्योहार को पूरे उमंग से देश भर में मनाने की तैयारी 14 अगस्त 1947 की रात से ही शुरू हो गई थी। उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए 14 अगस्त 1947 की रात 11 बजे नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का भी विशेष सत्र आयोजित हुआ। सभा की शुरुआत वंदे मातरम गान से हुआ। चौदह और 15 अगस्त की रात को ठीक 12 बजे जब देश आजाद हो रहा था, संविधान सभा के सदस्यों ने आजाद भारत की सेवा और रक्षा के लिए एक प्रतिज्ञा की। आधी रात को ही इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने और आजादी के जश्न को मनाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया। लोगों की भीड़ सैलाब की तरह उमड़ पड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के बाहर। आजादी की खुशी में मध्य रात्रि का वक्त भी ऐसा लग रहा था मानो सूरज की चमकीली रोशनी में नहाई दिन की दोपहर हो। अगली सुबह यानी 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले सुबह 10:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के ऊपर तिरंगे को फहराया गया और शाम 6 बजे हजारों लोगों की उपस्थिति में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में पहली बार आजाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और 31 तोपों की सलामी दी गई। वहीं लाल किले पर पहली बार 16 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया गया। इस तरह लाल किले पर आजाद भारत का पहला तिरंगा 16 अगस्त 1947 को फहराया गया। इसके बाद से हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। पंद्रह अगस्त 1947 को जब आज़ाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था तो हर भारतीय की रगों में सम्मान और गर्व की लहर दौड़ पड़ी थी। हर कोई काफ़ी खुश था। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की जब हम बात करते हैं, शुरुआत से ही इसका स्वरूप ऐसा नहीं था। इसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। रंग रूप की अगर बात की जाए, किस तरीके से आज हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जिस तरीके से हमारे सामने है, शुरुआत तरीके में वो अलग था। क्या इसकी कहानी रही और कितने मोड़ राष्ट्रीय ध्वज के सफ़र में आए हैं, उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो आइए जान लेते हैं हमारे अपने राष्ट्रीय ध्वज के सफ़र के बारे में। जिस झंडे के नीचे आज हम अपने आजाद भारत को देखते हैं और जिसको हम स्वतंत्र भारत के ऊपर लहराते हैं, वह मात्र 3 रंगों के कपड़े का एक टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि यह हमारी गौरवशाली परंपरा, स्वाभिमान और अस्मिता की पहचान है। दरअसल एक देश की पहचान उसके ध्वज, प्रतीक और राष्ट्रगान से होती है, जो उसके लिए अद्वितीय होता है। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उन्हीं में से एक है, जो हमें गर्व और स्वाभिमान के साथ जीने की ताकत देता है।
स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में आजादी के दीवानों को अपने खुद के देश भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत शिद्दत से महसूस हुई और इसे ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अनेक भारतीयों द्वारा अलग अलग डिजाइन के ध्वज फहराए भी गए। इस तरह की पहली कोशिश 7 अगस्त 1906 को दादा भाई नौरोजी द्वारा तत्कालीन कलकत्ता के पारसी बागान चौक में की गई। वहीं दूसरी कोशिश 1907 में पेरिस में हुई, जब मैडम भीकाजी कामा और अन्य भारतीय क्रांतिकारियों ने वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके अलावा 1917 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने तीसरी बार भारतीय झंडे को लहराया था। हालांकि इनमें से किसी को भी आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता नहीं मिली, लेकिन जब पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय झंडे का नमूना पेश किया तो उसे सहर्ष स्वीकार किया गया और तमाम बदलावों के बावजूद वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया के डिजाइन से ही प्रेरित है। दरअसल जब भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, तब संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज पर भी चर्चा हुई। इसके लिए संविधान सभा ने 23 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने झंडे के आकार और प्रारूप पर गहन विचार विमर्श किया। 14 जुलाई 1947 को ध्वज समिति ने अपनी बैठक में यह तय किया कि झंडा ऐसा होना चाहिए जो सभी दलों और समुदायों को स्वीकार्य हो। साथ ही समिति ने महसूस किया कि झंडा को दोनों तरफ से देखने पर चरखा अलग अलग रूप में दिखाई देता है, इसलिए समिति ने चरखे की जगह 24 तीलियों वाला अशोक चक्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। जो अशोक चक्र है जो हमारी निरंतरता को दर्शाता है। सम्राट अशोक हुए 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी BC में, और 3rd सेंचुरी BC से लेकर अब हम बात करें 1947 की, 2200-2300 साल का इतिहास रहा है। अशोक का चक्र स्थिरता, अशोक का चक्र नॉन वायलेंस, अशोक का चक्र समृद्धि और भाईचारे की भावनाओं को दर्शाता है। अशोक के चक्र में एक निरंतरता के साथ साथ भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई देती थी। झंडा समिति द्वारा झंडे के नए प्रारूप को अंतिम रूप देने के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में झंडे की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय पताका संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि यह निश्चय किया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा, जिसमें गहरे केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की बराबर बराबर की 3 आड़ी पट्टियां होंगी। सफेद पट्टी के केंद्र में चरखे के प्रतीक स्वरूप गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। चक्र की आकृति उस चक्र के समान होगी जो सारनाथ के अशोक कालीन सिंह स्तूप की शीर्ष भाग पर स्थित है। चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात साधारणतः 2:3 होगा। इस प्रस्ताव पर संविधान सभा में खूब चर्चा हुई। देश के पहले उपराष्ट्रपति और संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस तिरंगे की दार्शनिक अंदाज में व्याख्या की। उन्होंने श्वेत रंग को प्रकाश और शांति का मार्ग कहा, तो अशोक चक्र को न्याय और धर्म का चक्र बताया, जो सदैव चलायमान है और जीवन की गति को दर्शाता है। वहीं केसरिया को त्याग का प्रतीक बताया और हरे रंग का संबंध मिट्टी और प्रकृति से जोड़ा। काफी विचार विमर्श के बाद संविधान सभा में सर्वसम्मति से इस तिरंगे को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद संविधान सभा के सभी सदस्यों ने आधे मिनट तक अपने स्थान पर खड़े होकर इस झंडे के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। इसके बाद 14-15 अगस्त की रात को ही संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय पताका तिरंगा राष्ट्र को भेंट की गई। यह गौरवशाली काम संविधान सभा की महिला सदस्यों की ओर से श्रीमती हंसा मेहता ने किया। In the absence of Srimati Sarojini Naidu, it is my proud privilege on behalf of women of India to present this flag to the nation through you. आजादी की पहली किरण के साथ ही 15 अगस्त 1947 को पहली बार एक स्वतंत्र देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस तिरंगे को फहराया गया। इसके साथ ही 15 अगस्त 1947 को हमारी आजादी और हमारे देश की आजादी का प्रतीक बनने के साथ ही अनवरत फहराता हुआ यह पताका हमारी स्वतंत्रता और उन्नति का पथिक है।
वर्ष 2002 से पहले